कभी सोचा है कि भारत का जो पहला महान साम्राज्य था वो इतने उथल-पुथल और अराजकता के बीच से आखिर बना कैसे? चलिए आज इसी अविश्वसनीय कहानी की नाटकीय शुरुआत को समझते हैं। तो सवाल यही उठता है, चौथी सदी ईसा पूर्व, एक ऐसा वक्त जब भारत में दौलत तो बेहिसाब थी, ताकतवर राज्य भी थे, लेकिन राजनीतिक तौर पर सब कुछ बिखरा हुआ था। तो ऐसे में इस बिखराव से पहला साम्राज्य खड़ा कैसे हुआ? चलिए इसी कहानी की तह तक चलते हैं। मौर्य साम्राज्य के उदय को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले हमें उस दौर की दुनिया को देखना होगा जिसमें इसका जन्म हुआ था। उस समय का भारत समझिए कि कई राज्यों का एक जाल था। एक तरफ पूरब में मगध का बेहद ताकतवर नंद साम्राज्य था, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर पश्चिम में सिकंदर के हमले ने एक राजनीतिक खालीपन और जबरदस्त उथल-पुथल मचा रखी थी। तो समझिए, मंच पूरी तरह से तैयार था। एक तरफ मगध में नंदों की जबरदस्त सेना, सोचिए 2 लाख पैदल सैनिक और 3,000 हाथी, और दूसरी तरफ सिकंदर के जाने से पैदा हुआ एक खालीपन, एक अस्थिर था। और इसी उथल-पुथल के बीच से एक नया और महत्वाकांक्षी चेहरा सामने आया, जो इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदलने वाला था। इतिहास आप जानते हैं अक्सर एक पहेली जैसा होता है, और जिस शख्स ने भारत का पहला साम्राज्य बनाया यानी चंद्रगुप्त मौर्य, उनकी असली पहचान भी कई अलग-अलग कहानियों और किंवदंतियों में उलझी हुई है। लेकिन चंद्रगुप्त अकेले नहीं थे। उनकी महत्वाकांक्षा को साथ मिला उनके गुरु चाणक्य के बेजोड़ रणनीतिक दिमाग का, और यही वो साझेदारी थी जो एक साम्राज्य की नींव रखने वाली थी। इस पावरफुल जोड़ी के साथ ही भारत को एक धागे में पिरोने का अभियान शुरू हो गया। और ये सब हुआ, कह सकते हैं, बिजली की रफ्तार से। सोचिए, 321 ईसा पूर्व में नंद राजा को हराकर पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, और एक दशक के अंदर ही सिकंदर के जनरल सेल्यूकस निकेटर को भी चुनौती दे डाली। 303 ईसा पूर्व की ये जो संधि थी ना, ये सिर्फ जमीन के लेन देन से कहीं ज्यादा थी। देखिए, मौर्यों को अफगानिस्तान और बलूचिस्तान जैसे बड़े इलाके तो मिले, और बदले में सेल्यूकस को 500 लड़ाकू हाथी भी दिए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि इस संधि ने मौर्य साम्राज्य को दुनिया के नक्शे पर एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय शक्ति बना दिया। और इसी संधि की वजह से कूटनीति के दरवाजे भी खुले, और हमें उस प्राचीन दुनिया की एक अनोखी झलक मिली, वो भी एक बाहरी नजरिए से। ये झलक हमें मिली मेगस्थनीज की आंखों से। सेल्यूकस का ये जो यूनानी राजदूत था, जब वो मौर्य दरबार पहुंचा तो उसने अपनी किताब इंडिका में उस समय के भारत का इतना डिटेल्ड ब्यौरा दिया कि कई लोग उसे भारतीय इतिहास का पिता भी कहते हैं। जरा सोचिए, मेगस्थनीज ने उस वक्त के मौर्य समाज को 7 अलग-अलग पेशेवर ग्रुप्स में बटा हुआ पाया। दार्शनिक थे, किसान थे, सैनिक, कारीगर, और उसने ये भी नोट किया कि इन ग्रुप्स के बीच आपस में शादी ब्याह की इजाजत नहीं थी। लेकिन यही कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि पुराने सोर्सेस पर आंख मूंदकर यकीन नहीं किया जा सकता। बाद में एक और यूनानी लेखक स्ट्रैबो ने तो यहां तक लिख दिया कि मेगस्थनीज की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अब पूरे भारत पर एक साम्राज्य स्थापित करने के बाद चंद्रगुप्त की अपनी कहानी एक बहुत ही हैरान करने वाला एक नाटकीय मोड़ लेती है। और फिर अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में उस महान विजेता में कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने राजपाट, सत्ता, सब कुछ त्याग दिया और जैन धर्म अपनाकर श्रवणबेलगोला में एक तपस्वी का जीवन बिताया। सोचिए तो सही, एक सम्राट से एक संत तक का सफर। गद्दी अब उनके बेटे बिंदुसार के पास आई, जिन्हें यूनानी एक खौफनाक नाम से जानते थे, अमिट्रोकेट्स, जिसका मतलब था दुश्मनों का नाश करने वाला। और बिंदुसार ने अपने नाम को सही साबित भी किया। उन्होंने मौर्य साम्राज्य को दक्षिण की तरफ और फैलाया, यूनानी शासकों से रिश्ते भी बनाए रखे और अपने पिता की विरासत को और ज्यादा मजबूत किया। तो कुल मिलाकर इन दोनों सम्राटों यानी पिता और पुत्र ने मिलकर भारतीय इतिहास में कुछ ऐसा कर दिखाया था जो पहले कभी हुआ ही नहीं था। उन्होंने आपस में लड़ने वाले राज्यों के एक समूह को एक मजबूत, सेंट्रलाइज्ड अखिल भारतीय साम्राज्य में बदल दिया था। एक ऐसा साम्राज्य जो अब अपने अगले शासक के दौर में बुलंदी पर पहुंचने के लिए तैयार था। तो चंद्रगुप्त और बिंदुसार ने एक बिखरे हुए जमीन को एक संगठित महाशक्ति बना दिया था। उन्होंने वो मंच तैयार किया जिस पर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक महान अपनी कहानी लिखने वाला था। एक ऐसी कहानी जो खुद एक मिसाल है। जरा सोचिए,
पूरे दक्षिण एशिया में पत्थर के खंभों पर, बड़ी बड़ी चट्टानों पर हजारों साल पुराने संदेश लिखे हुए हैं। ये शब्द एक ऐसे सम्राट के थे जिसे इतिहास ने लगभग भुला ही दिया था, और उसका संदेश वो तो मानो पत्थर में हमेशा के लिए कैद हो गया था, बस इस इंतजार में कि कोई उसे फिर से पढ़ पाए। और कमाल की बात यह है कि ये शिलालेख सबके सामने थे, लेकिन फिर भी एक गहरा राज थे। क्यों? क्योंकि कोई उन्हें पढ़ ही नहीं सकता था। उनकी भाषा, उनकी लिपि, सब कुछ मानो समय की धूल में कहीं खो गया था। ये एक ऐसी प्राचीन पहेली थी जो बस अपने सुलझने का इंतजार कर रही थी। मतलब इन शिलालेखों का जो स्केल है ना, वो ही अपने आप में हैरान करने वाला है। 30 से ज्यादा शिलालेख, और वो भी आज के 4 अलग अलग देशों में फैले हुए। यही नहीं, ये बौद्ध धर्म का पहला, आप कह सकते हैं, ठोस सबूत थे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? वो ये कि इन्हें लिखने के लिए जिन लिपियों का इस्तेमाल हुआ था, ब्राह्मी और खरोष्ठी, वो 5वीं सदी आते आते पूरी तरह से भुलाई जा चुकी थीं। और इन सभी शिलालेखों में जो शासक था वो खुद को बार बार एक ही उपाधि देता है, देवानाम प्रिय, यानी देवताओं का प्रिय। सुनने में कितना शक्तिशाली लगता है ना? पर सवाल ये था कि ये रहस्यमयी शासक आखिर था कौन? सदियों तक ये एक सवाल इतिहासकारों को परेशान करता रहा। तो चलिए अब इस खोज की कहानी में चलते हैं। ये किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है। हुआ ये कि 19वीं सदी में विद्वानों और अधिकारियों के बीच इस ऐतिहासिक गुत्थी को सुलझाने की जैसे एक होड़ सी मच गई थी। सोचिए जरा, इस कोड को तोड़ने में 1000 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया। 1836 में क्रिश्चियन लैसन ने कुछ अक्षरों की पहचान की। एक अच्छी शुरुआत थी, लेकिन असली ब्रेक थ्रू मिला 1838 में जेम्स प्रिंसिप को, जब उन्होंने पूरी की पूरी ब्राह्मी लिपि को डीकोड कर लिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक आखिरी और सबसे जरूरी कड़ी वो अभी भी गायब थी। ये जो ब्राह्मी लिपि है ना, यही वो चाबी थी। और ये सिर्फ कोई एक प्राचीन लिपि नहीं है, समझिए कि ये आज भारत में इस्तेमाल होने वाली देवनागरी समेत दर्जनों लिपियों की माँ है। तो इसे समझना मतलब भारतीय इतिहास के एक बहुत बड़े बंद अध्याय को खोलने जैसा था। अब प्रिंसेप शिलालेख तो पढ़ सकते थे, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। राजा का असली नाम अभी भी एक राज था। हर जगह बस वही लिखा था, देवानाम्पी पियद्दसी। तो असली नाम क्या था? इस सवाल का जवाब मिलने में लगभग 80 साल और लग गए। और फिर पहेली का वो आखिरी टुकड़ा मिला 1915 में। कर्नाटक के मस्की में एक छोटा सा शिलालेख खोजा गया। और पता है उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था देवानाम्पिय अशोक। बस आखिरकार उस रहस्यमयी देवताओं के प्रिय का असली नाम सामने आ ही गया, और वो कोई और नहीं बल्कि महान मौर्य सम्राट अशोक थे। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि ये संदेश अशोक का था, पर अब असली सवाल आता है कि आखिर वो दुनिया को बताना क्या चाहते थे। इन पत्थरों में ऐसा क्या खास था जो उन्होंने पूरे साम्राज्य में खुदवा दिया? अशोक ने जिस चीज का प्रचार किया वो था धम्म। अब ये समझना जरूरी है कि ये किसी एक धर्म का प्रचार नहीं था, बल्कि ये एक नैतिक आचार संहिता थी। एक ऐसा एथिकल फ्रेमवर्क जो एक बहुत बड़े साम्राज्य को, जहां हिंसा थी, असहिष्णुता थी, उसे एक साथ जोड़ सकता था। और धम्म के जो सिद्धांत थे वो बहुत ही यूनिवर्सल थे। अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, सभी के प्रति सहिष्णुता, टॉलरेंस, बड़ों का सम्मान करना और सबके प्रति दया का भाव रखना। ये कैसा व्यवहार था जिस पर शायद ही किसी धार्मिक या सामाजिक समूह को कोई आपत्ति हो सकती थी। ये जो कोट है ना, ये अशोक के पर्सनल और पॉलिटिकल बदलाव को बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिखाता है। सोचकर देखिए, एक सम्राट जो अपनी ही रसोई में रोजाना मारे जाने वाले हजारों जानवरों की संख्या को घटाकर सिर्फ 3 कर देता है, और इस बात को वो पत्थर पर खुदवाकर पूरी दुनिया को बता रहा है। ये अहिंसा के प्रति गजब का कमिटमेंट था। तो अशोक का धम्म सिर्फ कोई व्यक्तिगत विश्वास नहीं था, नहीं, ये उनके शासन करने का तरीका था, उनकी पूरी की पूरी शाही नीति की नींव थी। तो सवाल ये है कि ये जमीनी स्तर पर प्रैक्टिकली काम कैसे करता था? देखिए, अशोक ने बहुत ही समझदारी से अपने संदेशों को 2 हिस्सों में बांटा था। जो छोटे शिलालेख थे उनमें उन्होंने सीधे तौर पर बुद्ध और बौद्ध धर्म की बात की, वो शायद बौद्ध समुदाय के लिए थे। लेकिन जो बड़े शिलालेख थे, जो उनकी मेन पॉलिसी की घोषणा करते थे, उनमें उन्होंने धम्म के यूनिवर्सल सिद्धांतों पर जोर दिया, ताकि हर धर्म और हर समुदाय के लोग इसे आसानी से अपना सकें। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं, ये एक्शन था, ठोस कार्रवाई। अशोक ने इंसानों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल बनवाए,
यात्रियों के आराम के लिए सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए और तो और धम्म महामात्र नाम के स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किए, जिनका काम ही ये देखना था कि इन सभी नीतियों का ठीक से पालन हो रहा है या नहीं। अब कहानी में एक और भी हैरान करने वाला मोड़ आता है। अशोक का संदेश सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था। नहीं, ये एक ग्लोबल डायलॉग की शुरुआत थी एक तरह से। तो सवाल ये है कि अशोक के धम्म का संदेश आखिर कितनी दूर तक पहुंचा, और ये सवाल हमें अशोक के साम्राज्य की सीमाओं से बहुत दूर ले जाता है, सीधा मेडिटेरेनियन तक, उस दुनिया में जहां सिकंदर के वारिस राज कर रहे थे। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? अशोक अपने शिलालेखों में बाकायदा इन यूनानी राजाओं का नाम लेता है, सीरिया के एंटियोकस से लेकर मिस्र के टॉलेमी तक। वो ये दावा करता है कि उसने इन राज्यों में भी धम्म की विजय हासिल की है, मतलब अपने नैतिक संदेश को सफलतापूर्वक वहां तक पहुंचाया है। ये उस दौर की एक ग्लोबलाइज्ड दुनिया का एक अनबिलीवेबल सबूत है। और इसका सबूत है भाषा। अफगानिस्तान में जो अशोक के शिलालेख मिले हैं, वो सिर्फ प्राकृत में नहीं है, बल्कि ग्रीक और अरामी में भी लिखे गए हैं। इससे साफ पता चलता है कि वो सच में चाहते थे कि उनका संदेश वहां के आम लोग भी पढ़ें और समझें। तो अशोक के इस महान प्रयोग का आखिर में लॉन्ग टर्म असर क्या हुआ? उनकी ये विरासत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? करीब 700 साल, ये कोई छोटा मोटा समय नहीं है। सोचिए, 7 सदियों तक अशोक के शिलालेख पढ़े और समझे जाते रहे, इससे पहले कि उनकी लिपि गुम हो गई। और इतने लंबे समय तक उनका जो नैतिक संदेश था, वो भारत की सामाजिक और राजनीतिक चेतना का एक बहुत जरूरी हिस्सा बना रहा। और ये विरासत सिर्फ शब्दों में नहीं है। अशोक के स्तंभों के ऊपर जो शानदार शेर बने हैं, जैसे कि सारनाथ का सिंह शीर्ष, जो अब भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी है, वो सब उसी युग की कला और शक्ति का जीता जागता प्रमाण है। पत्थर की ये मूर्तियां खुद उस दौर की कहानी कहती हैं। और आखिर में अशोक के शिलालेख एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाते हैं। क्या सत्ता और नैतिकता, पावर और मोरालिटी एक साथ चल सकते हैं? क्या एक बहुत बड़े साम्राज्य को सिर्फ सैन्य शक्ति से नहीं, बल्कि नैतिक सिद्धांतों और विवेक से चलाया जा सकता है? अशोक का जीवन इसी विचार का एक बहुत साहसिक प्रयोग था, और उनका ये संदेश आज भी उन पत्थरों में गूंजता है।